आपको मिलवाते हैं और रूबरू करते हैं मेरे एक बेहतरीन स्टूडेंट से, मिस्टर सत्यम कुमार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यम कुमार है। आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMC बेतिया। पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पटना इंस्टीट्यूशन इन ऑफ द मेडिकल सेक्टर। लाइक यहाँ पे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, गोल हो गया, आकाश हो गया, या फिर अभी बहुत जो न्यू कमर इंस्टीट्यूशन ओपन हो रहे हैं। और कोटा में जैसे आपने एलएन की बातें की, तो एलएन तो ठीक है, बहुत ही नाम है उनका बहुत पुराने समय से, और रियली कई समय से वो अपना टॉपर देते जा रहे हैं एलएन। और इस बार भी समझिए कि 2022 की टॉपर वो एलएन से ही हैं। तो आप उससे और पटना को कैसे कंपेयर कीजिएगा एजुकेशन के मामला में? ऐसे तो सर एलएन और बाकी इंस्टीट्यूट ख़राब कोई नहीं है सर, लेकिन एलएन में मेन इंपॉर्टेंट है कि वहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, एक प्रोसेस बना हुआ है। जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट खुद ब खुद मिलेगा। क्योंकि जब हम वहाँ कोटा में पढ़ते थे तो वहाँ 2 से हमारा 8 बजे तक क्लास लगता था। क्लास करके आए अपना आराम से, फिर अपना खाना पीना खाया, फिर 9 या 10 बजे से अपना नोट्स जो क्लास में आज पढ़ाया गया उसको एक बार अपना देख लिए, क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया सब नोट्स रिवाइज़ कर लिए, जो होमवर्क मिला उसको कर लिए। फिर अपना ऐसे करते करते रात का 12-1 बजा, फिर अपना सुबह सो गए। फिर सुबह 7-8 बजे के करीब अपना उठे, फिर जो आज का क्या रूटीन है क्लास का उसको अपना रिवाइज़ कर लिए, फिर उसी के हिसाब से फिर जो अपना आगे क्लास को अप्रोच किया। मतलब जो क्लासेस हुआ उसके मतलब क्लासेस में जो भी पढ़ाई हुई उसको लेके आप आए, घर पे रिवीजन किए, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था नोट्स बनाए, तो ये सारी थी। ये सब दिनचर्या में यानी रूटीन में जो सत्यम ने फॉलो किया अपने सक्सेस के लिए। एक बात बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि कोचिंग सब अच्छा होता है, उनके पढ़ाई के टेक्निक्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन एक प्लानिंग होना चाहिए, एक जो एक कोई भी इंस्टीट्यूशन का एक अच्छा गाइडलाइन होना चाहिए, जैसे कि पढ़ाई दे। तो लेकिन कई इंस्टीट्यूशन में मैंने देखा है कि जो हाई फाई इंस्टीट्यूशन होते हैं वो बहुत डीप तरीके से चले जाते हैं, और NCERT को वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोड़ देते हैं, या फिर NCERT अगर वो पढ़ाते भी हैं तो NCERT का वो लगता नहीं है, वो बहुत डीप चला जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि एज आई एम माई इंस्टीट्यूशन एज अ साहिलियन एकेडमी और बायोलॉजी ड्रीमर्स, तो मैं यहाँ पर बच्चे लोग को कंप्लीटली फोकस करवाता हूँ कि ये NCERT सबसे मेन आपका समझिए कि नीट का हार्ट है, यानी इसको आपको बारीकी से देखना है, इसके हर एक धड़कन को रीड करना है। तो आप इससे कितना सहमत हैं, और क्या जो अदर इंस्टीट्यूशन है जो हाईफाई जैसे एलएन हो गई या फिर और भी अदर इंस्टीट्यूशन, क्या ये नीट को पकड़ के रखती है या बहुत डेप्थ में चली जाती है? नहीं सर, ये लोग जितना पढ़ाते हैं नीट के लिए ही पढ़ाते हैं। अगर वो डेप्थ में जा रहे हैं तो मतलब डेप्थ में इसलिए जा रहे हैं कि NCERT को पकड़ना है, क्योंकि NCERT इतना फाइन लिखा हुआ है कि मतलब बहुत डीपली लिखा हुआ है। ऊपर से तो बच्चा सेंटेंस पढ़ लेगा, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो नहीं पकड़ पाता है। हम लोग के यहाँ भी एलएन में पढ़ाया जाता था तो डीप पढ़ाया जाता था। जब डीप अच्छा से क्लियर हो जाता था, एक कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से क्लियर कर लेते थे सर जब बता देते थे, उसके बाद NCERT को हम लोग को रटने का ज़रूरत नहीं पड़ता था। NCERT जितना लिखा हुआ है ना, उस लाइन को पढ़ने के बाद जितना हम लोग को क्लास में कॉन्सेप्ट बताया गया है वो कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाता था। NCERT में मतलब कि जो कॉन्सेप्ट का बस कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन जब जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है तो वो पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाता है, उसके बाद वो NCERT का लाइन अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो जनरली कहा जाए तो एक रेफरेंस बुक साइड में होता है NCERT के साइड में, जो कि वो डीप नॉलेज को रखता है। NCERT जो हो गया केवल एनालिटिकल बेस्ड हो गया, यानी केवल जो अपर तरीके से दे दिए जाते हैं, और लेकिन बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट को वो हाइड कर देता है, यानी उसी में छुपा हुआ रहता है, जो कि कंप्लीट इलाबरेट नहीं करता है NCERT। तो इलाबरेशन जो है वो अदर रेफरेंस बुक में मिला, और जिसकी वजह से वो डेप्थ फील होता है बच्चे लोगों को, जहाँ तक आप ये बोलना चाह रहे हैं ना ये चीज़। तो साथ साथ में एक रेफरेंस बुक भी NCERT के साथ ज़रूरी है कि अगर आप NCERT पढ़ रहे हो तो एक रेफरेंस बुक लाइक कोई भी जो डीप तरीके से स्टडी दे वो चलेगा। मैं तो सर सजेस्ट करूँगा कि यदि कोई कोचिंग जाता है तो वो अपना कोचिंग का मॉड्यूल ले ले, या फिर कोई अच्छा कोचिंग का मॉड्यूल ले ले। उसके कोचिंग में जो पढ़ाया गया, जो टीचर पढ़ाया उसके नोट्स बनने के बाद उस कोचिंग के मॉड्यूल से उस पार्टिकुलर टॉपिक को एक बार पढ़ लिए, फिर उसके बाद वो टॉपिक से अपना मॉड्यूल में क्वेश्चन लगा लिए, फिर उसके बाद NCERT पे जाए। जब आप मॉड्यूल कर लिए, अपना नोट्स कर लिए, उसके बाद जब आप NCERT पे जाइएगा तो मतलब NCERT आपको एकदम आराम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको अपने तरीके से पढ़ा रहा है, और मैंने बहुत ऐसे बच्चों से सुना भी है और मैं ये देखता भी हूँ
कि जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अपने अपने मॉड्यूल तैयार करते हैं, अपना नोट्स प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चे लोगों को और उसको पढ़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन इन लास्टली जब उनका कंप्लीशन हो जाता है तो वो फिर बोलते हैं कि नाउ यू फोकस ऑन एनसीईआरटी, अब आप एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। आई एम राइट? ठीक है ना? इसी तरीके से तो ये जो एनसीईआरटी है, तो अगर लास्ट में फोकस ना करने के बजाय आप शुरुआत से ही इसको पकड़ के लेके चलिएगा तो कहीं ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी मॉड्यूल पढ़िए और एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, क्योंकि लास्ट में अगर एनसीईआरटी का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो शायद कहीं ना कहीं मुश्किल होगा, हाँ पैनिक हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग से ही आपको ये ख्याल रखना है कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ एनसीईआरटी को साथ साथ में लेके चलूँ और इसको बारीकी से पढूं और जो भी पॉइंट्स है उसे मैं नोट आउट करते रहूं। तो ये थी अपने स्टडी मटेरियल में अपने पास क्या क्या रखा था। बच्चे लोगों को क्या बोलना चाहिए 2023 के एग्जाम के लिए कि कितना स्टडी मटेरियल होना चाहिए? सर जब कोटा गए तो वहाँ कोचिंग से अपना मॉड्यूल मिल गया और वहाँ जब मैं तैयारी शुरू किया था लास्ट ईयर का 2-3 साल का पैटर्न देख के इतना तो समझ आ गया था कि मतलब एनसीईआरटी ही है जो जिससे सिलेक्शन होने वाला है। बिल्कुल। तो हम मेन फोकस एनसीईआरटी पे तो रखते ही थे और उसके साथ साथ अपना कोचिंग एलन का मॉड्यूल अच्छे से करते थे। खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो करना ही करना है। क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया गया, अपना इलेक्ट्रोस्टैट में कोई टॉपिक पढ़ाया गया, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस पढ़ाया गया, तो सर पढ़ा दिए क्लास में, अच्छे से समझ लिए, फिर नोट्स आके रिवाइज कर लिए। फिर मॉड्यूल में थोड़ा थ्योरी देखना है तो देख लिए, नहीं तो अपना मॉड्यूल में क्वेश्चन कर लिए। फिर उसके बाद एनसीईआरटी अपना तुरंत पे तुरंत एनसीईआरटी भी कर लें, जिसके कारण कि एक बार तो चैप्टर कंप्लीट होते के साथ एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। फिर बीच में कभी टाइम मिले तो फिर एनसीईआरटी रिवाइज कर लेंगे। ऐसे एग्ज़ाम आते आते कम से कम 2-3 बार एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगा। और जब एग्ज़ाम का 1 हफ्ता बचेगा तो आप एक दिन में पूरा फिजिक्स का एनसीईआरटी आराम से रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि हम किए हैं एक दिन में पूरा फिजिक्स का एनसीईआरटी रिवाइज, क्योंकि हम पहले से करते आते थे। जितना पढ़ाई हुआ उसके साथ साथ अपना एनसीईआरटी भी क्लास के साथ साथ करते गए, तो एक दिन में। तो यानी आप केवल मॉड्यूल और एनसीईआरटी सिर्फ यही 2 चीज़ रखें। और जहाँ तक मैं भी बच्चे लोगों को बोलता हूँ कि जितना कम रिसोर्सेज रहेगा आप उतना ज़्यादा उस पर ध्यान दे पाइएगा। अगर बहुत सारा बुक खरीद लिया और उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा, अगर पढ़ रहे हैं कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जितना कम रिसोर्सेज रहेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा पढ़ पाइएगा और अच्छा आप गेन कर पाइएगा। ये था। चलिए, ये तो हो गई रिसोर्सेज की बात कि आपको बुक क्या पढ़ने हैं ये पता चल गया। और इसमें सर मतलब कि मॉड्यूल किए और अपना एनसीईआरटी किए। एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ना नहीं है। एनसीईआरटी में जैसे कि कोई टॉपिक दिया हुआ है, मोशन ऑफ चार्जेस मैग्नेटिज्म में कोई टॉपिक दिया हुआ है, उस टॉपिक को आप उस टॉपिक के नीचे एक मतलब सॉल्यूशन इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, सॉल्व एग्जाम्पल टाइप के। उस क्वेश्चन को तो करना ही करना है और उस टॉपिक का जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, उसको तो मस्ट करना है। क्योंकि हम भी वैसे ही करते थे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते थे, टॉपिक ख़त्म हुआ उसके नीचे सॉल्व एग्जाम्पल रहता था, उसको कर लेते थे, और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन रहता था उसको कर लेते थे। क्योंकि नीट में जितना क्वेश्चन इस बार भी आया है और पिछले बार भी आया है, तो एनसीईआरटी का जो सॉल्व एग्जाम्पल है उससे भी आता है और प्लस में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उससे भी आता है। तो ये था एनसीईआरटी की बात। एनसीईआरटी में हम लोग ये देख रहे हैं कि उसका ईच एंड एवरी पॉइंट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जामिनेशन एंड द आई थिंक अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो लाइक AIEEE और JEE मेंस एडवांस, अगर हम लोग बात करें तो खैर उसको हम लोग अभी रखते हैं साइड में, JEE एडवांस। लेकिन एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हो, जैसा कि सत्यम ने कहा कि उसके बीच में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको सॉल्व करने के लिए देते हैं, फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स भी होते हैं और लास्ट में एनसीईआरटी एक्सरसाइज होता है। तो इनको आप इग्नोर ना कीजिए, इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि इससे भी कई क्वेश्चंस किए जाते हैं। और रियली जैसा कि सत्यम ने कहा कि 3 साल से लगातार, मैं भी एनालाइज किया हूं कि 3 साल से लगातार 2020, 21 और 22 एनसीईआरटी से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। लगभग मैं कहूंगा कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको फिर कोई भी पास होने से पीछे नहीं रख सकता है और आप अपना सीट भी अचीव कर लीजिएगा।